अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पहली दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो थी वो डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लोग थर्ड प्रॉब्लम से लेके सेवन्थ प्रॉब्लम तक इनको डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और रिज़ल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज के 9.3 न्यूमेरिकल का नंबर है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये चीज़ याद रखनी है, सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है और मैक्सिमा की बात हो रही है। occurs at an angle of 0.25 degrees. The wavelength is 650 nanometer. Determine the slit spacing. तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने फिगर बनी हुई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। इसमें हमें पता है कि दो स्लिट्स हमें नज़र आ रही हैं। एक स्लिट ए है यहाँ पे और एक स्लिट है हमारे पास बी। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है हम उसे स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है। और फिर इन स्लिट्स में से रेडिएशंस जाती हैं ट्रैवल करते हुए, और फिर ये हमें स्क्रीन नज़र आ रही है जो हमारे स्लिट्स से एल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होती है, और यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है। और स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब ये है कि यहाँ पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और जो एंगल है हमारे पास वो 0.25 डिग्रीज है जिस पे बन रही है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट भी हमें बता दी गई है। तो हमें स्लिट स्पेसिंग बताना है, हमें ये बताना है कि इन दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस यानी स्मॉल डी ये कितना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन डाटा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब जो जो चीज़ गिवन है वो लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है। फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा स्टूडेंट्स हमें पता है कि m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 होती है। जब मैक्सिमा की बात होगी तो मैक्सिमा का मतलब होगा कि हमने m की वैल्यू जितना ऑर्डर है वही लेनी है, लेकिन जो मिनिमा होता है स्टूडेंट्स हमें पता है उस केस में, क्योंकि हमें हमारी m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो फिर 0 1 2, 0 फर्स्ट होता है, 1 सेकंड होता है, लेकिन फॉर मैक्सिमा हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए m की वैल्यू 2 ही होगी। सेकंड जो स्टूडेंट्स हमें गिवन है वो है एंगल। एंगल जो है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल जिस पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है हम उसे थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू है 0.25 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमें एंगल भी पता चल गया। उसके बाद जो लाइट यहाँ पे यूज़ हुई है उसकी वेवलेंथ भी हमें बता दी गई है जो कि 650 नैनोमीटर है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट वो भी लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो स्टूडेंट्स जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है लेमडा के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 650 नैनोमीटर। और हमारी सारी कैलकुलेशंस क्योंकि एसआई यूनिट्स में होनी है तो इस नैनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर। तो 650 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ मीटर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड करना है स्लिट स्पेसिंग। हमारी स्लिट्स के दरमियान फासला कितना है, स्लिट सेपरेशन। और इस स्लिट सेपरेशन या स्लिट स्पेसिंग को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ, और इस स्मॉल डी की हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा इसका सलूशन है। हम चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ।
अब इस कैलकुलेशन में स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बात हो रही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में सीखा था, वी नो दैट फॉर ब्राइट फ्रिंजेस और मैक्सिमा, स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन में जैसे उसने मैक्सिमा कहा हुआ है, फॉर मैक्सिमा हमें फॉर्मूला पता है कि हमने सीखा था कि डी साइन ऑफ एंगल थीटा ये बराबर होता है m टाइम्स लेमडा के। और स्टूडेंट्स यहाँ से फिर जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो स्लिट स्पेसिंग है, जो कि स्मॉल d के साथ रिप्रेजेंट हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं और इसमें d को हम एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ऑन रीअरेंजिंग अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं कुछ इस तरह से, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी कि d को हम एक तरफ रहने देंगे और बाकी सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे आएगा m लेमडा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा, ये कुछ इस तरह का रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। अब इस रिलेशन में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट वैल्यूज तो स्टूडेंट्स जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले d हमने इसी तरह लिखा रहने दिया, m ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, इस m की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू जो कि 2 है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें लिखना है लेमडा, और लेमडा की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 650 इंटू 10⁻⁻⁹ ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिख दिया। और इसने डिवाइड होना है साइन ऑफ एंगल थीटा के साथ, और थीटा यहाँ पे हमारे पास है 0.25 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर इस केस में बनेगा वो आएगा 2.97 इंटू 10⁻⁻⁴। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये आंसर हमारे पास आ रहा है मीटर में। अब अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स ज़रा, हम इसे लिख रहे हैं कुछ इस तरह से, d इज़ इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। स्टूडेंट्स दो काम किए यहाँ पे हमने। एक तो जो हमें यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा था, हमने इस पॉइंट को एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे जो था वो शिफ्ट कर दिया, और हमारी पावर के अंदर +1 हो गया, और ये जो -4 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था वो चेंज हो गया -3 में। तो स्टूडेंट्स एक काम तो ये हो गया। दूसरा, ये 2.97 था और हमने इसको राउंड ऑफ किया, और राउंड ऑफ करने से हमारे पास जब ये 9 ड्रॉप हुआ तो इस 9 के ड्रॉप होने से हमारे पास 2 में 1 ऐड हो गया और ये 3 बन गया। तो इस तरह का हमारे पास रिलेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स फिर इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये 0.3 और 10⁻³ स्टूडेंट्स हमें पता है ये मिली के बराबर होता है, तो ये बन गया मिलीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स के। अगर हमारे पास जो लाइट यूज़ हो रही है उसकी वेवलेंथ इतनी है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बना है इस एंगल पे, तो फिर हमारे पास जो स्लिट के दरमियान सेपरेशन होगी उसकी वैल्यू 0.3 मिलीमीटर के बराबर होगी। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 9.4 स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी हुई है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 588 नैनोमीटर is allowed to fall on the half silvered glass plate G1 in the Michelson's interferometer. If mirror M1 is moved through 0.233 millimeter,
हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड टू शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया है, हमारे पास स्कीमेटिक जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट हो तो वहाँ से एक रे ऑफ लाइट हम लोग लें, मूव करते करते हमारे पास एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ती है, तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके ऊपर M1 की तरफ चला जाता है और कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होके M2 की तरफ चला जाता है, जिसके रास्ते में हम लोगों ने एक कंपनसेटर भी रखा होता है और वो M2 से टकरा के वापस आता है और यहाँ से G1 के बॉटम से दोबारा से रिफ्लेक्ट होता है और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चला जाता है। और जो उस हिस्सा हमारी वेव का रिफ्लेक्ट होके M1 की तरफ गया था वो ऊपर जाता है, M1 से टकराता है, टकरा के वापस नीचे आता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी इसी जगह पे आ जाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास दो वेव्स होती हैं और वो दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं और उनके इंटरफेरेंस से एक पैटर्न बनता है जो कुछ इस शक्ल का होता है। ये स्टूडेंट्स आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एक टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें आपके पास ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क लाइंस नज़र आ रही होती हैं। ब्राइट लाइंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है और डार्क लाइन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सीखा था कि जो M1 है, ये जो मिरर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मूवेबल होता है, मूवेबल होता है। ये स्टूडेंट्स अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ये ऊपर को भी जा सकता है और ये नीचे को भी आ सकता है। लेकिन ये जो M2 यहाँ पे होता है, ये वाला मिरर हमारे पास फिक्स्ड होता है, हम इसको मूव नहीं करवाते। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो एक रे हमारे पास M1 से मूव करते करते यहाँ तक आती है और फिर नीचे पहुँचती है, और एक M2 से और एक M1 से दो रेज मूव करते करते यहाँ पे आती है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस है और हम लोग जानते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और अगर लैम्डा/2 का मल्टीपल हो तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग देखें तो मिरर इस जगह पे मौजूद है और इस जगह पे होने की वजह से हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज हमें नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो डार्क फ्रिंज हमें नज़र आ रही है, ये इस वजह से नज़र आ रही है कि इस जगह पे जो हमारी लाइट वेव्स आपस में मिल रही हैं, इस वक्त जो उनका पैटर्न है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है, क्योंकि डार्क फ्रिंज बनी हुई है। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा/2 का ऑड मल्टीपल होगा यकीनन। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से करें कि ये जो मिरर है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर दें, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो लाइट की वेव यहाँ से ट्रैवल करते करते मिरर की तरफ जा रही थी, अब उसको पहले की निस्बत ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा। अब अगर ज़्यादा फासला तय करेगी तो इसका मतलब है उसका पाथ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। जब पाथ रेफरेंस चेंज होगा तो यहाँ पे जो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आ रही है ये कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि पाथ रेफरेंस पहले अगर लैम्डा/2 का ऑड मल्टीपल था तो अब वो लैम्डा का मल्टीपल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर होता क्या है कि जब हम इस मिरर को ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवाते जाते हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस जिस जगह पे पहले हो रही होती हैं ज़रूरी नहीं वहाँ पे ही दोबारा हो। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है ये पैटर्न आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर देता है। इसको अगर डिटेल में आप लोग समझना चाहते हैं तो हमारे जो चैप्टर का आर्टिकल है उसमें हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट होता है। अब जितना जितना मिरर ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा उतना ही ये पैटर्न आगे को शिफ्ट होता जाएगा। ये जो एक डार्क फ्रिंज हमें नज़र आ रही है ये आगे चलेगी, पीछे से एक ब्राइट फ्रिंज आएगी, फिर डार्क फ्रिंज आएगी और ये सारी फ्रिंजेस आगे को शिफ्ट होती जाएंगी और नया पैटर्न हमें इसी तरह से मिलता चला जाएगा। और फिर जब हम मिरर को ऊपर मूव करते हैं ये फ्रिंजेस हैं ये आगे की तरफ शिफ्ट होती हैं और हम काउंट करते हैं कि कितनी फ्रिंजेस आगे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, और उससे फिर हम देख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमारे मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, वो कितना फासला ट्रैवल कर चुका है। और स्टूडेंट्स यही है डिस्टेंस को मेजर करने का एक एक्यूरेट मेथड। तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ वापस आते हैं और जो डाटा यहाँ पे मौजूद है उसे लिखते हैं। तो गिवन डाटा जो इस केस में हमारे पास है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं।
पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें गिवन है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम लोग इधर लिख लेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसे हम लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो है यहाँ पे 588 नैनोमीटर, और अगर इसे एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो 588 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। और फिर ये G1 के ऊपर गिरने के बाद इफ़ द मिरर इज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.233 मिलीमीटर, हमारे पास जो मिरर है हमने इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, तो जो डिस्टेंस मूव बाय m1 covered by m1 in upward डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L के साथ, और इसकी जो वैल्यू है इस केस में वो गिवन है जो कि 0.233 मिलीमीटर है। और स्टूडेंट्स इसे भी हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो L की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 0.233 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल ऑब्जर्व्ड टू शिफ्ट। तो अब जो ये मिरर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रिंजेस आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी, तो हमें ये बताना है कि जब मिरर इतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर चुका है तो कितनी फ्रिंजेस आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी होंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाउ मैनी फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं ये हमने बताना है, और इससे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं स्मॉल m के साथ, ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारे पास कैसे ये फाइंड आउट किया जा सकता है। वी नो दैट, वो जो बेसिक फार्मूला है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। वी नो दैट इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अगर हम सामने रखें तो हमें तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो m एक तरफ रह जाएगा, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ चली जाएंगी। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके l के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 2 इसी तरह लिखेंगे, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो स्टूडेंट्स हमें पता है ये लिखा हुआ है, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं 0.233 इंटू 10⁻⁻3, और इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं लैम्डा के साथ, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 588 इंटू 10⁻⁻9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 792। तो स्टूडेंट्स जब हमारा मिरर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसने 0.233 मीटर का डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, तो जो फ्रिंजेस शिफ्ट हुई होंगी वो 792 फ्रिंजेस शिफ्ट हुई होंगी। तो स्टूडेंट्स इमेजिन किया जा सकता है कि कितने थोड़े से डिस्टेंस के मूव करने की वजह से कितनी ज़्यादा फ्रिंजेस
शिफ्ट हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंसेस को बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। 9.5 स्टूडेंट्स इसकी तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है, अ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। पहली चीज़ जो हमें बता दी गई कि ये स्पेक्ट्रम जो है वो सेकंड ऑर्डर है, इज़ फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्रीज व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ diffraction grating having 5400 lines per centimeter. Determine wavelength of the light used. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे 5400 लाइंस आर रूल्ड पर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमें अगर लाइट उसमें से पास कराएं और वो 38 डिग्रीज पे सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम दे, तो हमने बताना है कि उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले डाटा जो गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जो डाटा गिवन है उसमें स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बताया, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, और यहाँ पे n की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 2। उसके बाद स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन भी बता दिया गया है, वो भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 38 डिग्रीज। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग वो भी बता दी गई है, वो भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल N के साथ, और इसकी जो वैल्यू है वो है 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो पर मीटर, तो हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा पर मीटर में। और स्टूडेंट्स अगर इसे लिखना चाहें तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 54000 एंड 0, 540 100,000 लाइंस पर मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल N की। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, टू फाइंड the wavelength of the light used. Wavelength of the light used. और स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और कैलकुलेशंस देखते हैं इसकी। कैलकुलेशंस देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें पता है जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या है। वी नो दैट जो फॉर्मूला है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए वो इक्वल होता है d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, इसके बराबर होता है। जहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक और चीज़ का भी पता है कि जो d है हमारे पास ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय n। तो फिर हम इस d की वैल्यू को यहाँ पे इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ बदल जाएगा और इस तरह से आ जाएगा 1/n
साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा। और फिर स्टूडेंट्स हमें तो यहाँ पे लेमडा फाइंड आउट करना है, तो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं कुछ इस फॉर्म में कि लेमडा के लिए ये सॉल्व हो जाए, लेमडा की वैल्यू एक तरफ रहे और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ चला जाए। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आएगा, लेमडा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय n। ये स्टूडेंट्स पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। जो स्मॉल n है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू स्मॉल n। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल थीटा, और इस केस में जो थीटा था वो 38 डिग्रीज था, हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में कैपिटल N है जिसकी वैल्यू हम लोग पहले से लिख चुके हैं, 540,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जब सॉल्व करते हैं इसको लेमडा के लिए तो हमारे पास आंसर आता है 5.70 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें और उस फॉर्म में लेके आएँ जिसमें हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, जैसे यहाँ पे नॉर्मली हम वेवलेंथ को लाइट के केस में नैनोमीटर्स में लेके आते होते हैं, तो स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 570 इंटू 10⁻⁻9। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया, ये जो डेसिमल पॉइंट था इसको हम लोगों ने 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये जो पावर -7 थी इसमें -2 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास -9 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये मीटर में है और अब हमारे पास 570 10⁻⁻9 है और हमें पता है 10⁻⁻9 को तो नैनो कहा जा सकता है। तो फिर इसका मतलब है इसे लिख सकते हैं 570 10⁻⁻9 की जगह पे नैनो, और ये मीटर इसी तरह से साथ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 570 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है वो लाइट जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की थी जिसने हमें 38 डिग्रीज के एंगल पे सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम दिया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 9.6 अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच हैज़ 2500 lines per centimeter. Compute the wavelength of a spectral line for which the deviation in second order is 15 डिग्री। स्टूडेंट्स उसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह का भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो डेटा लिखते हैं इसका, गिवन है जो चीज़ें हमें वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें गिवन है वो है number of lines ruled on the grating, number of lines on grating, इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के साथ और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। n की वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी, 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर है, और अगर पर मीटर करना हो तो स्टूडेंट्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएंगी लाइन्स पर मीटर। और अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है आंसर 250 और 100,000 लाइन्स पर मीटर। फिर जो सेकंड चीज़ हमें गिवन है वो है कंप्यूट द वेवलेंथ फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इन द सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ये गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम।
ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जिसे हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू है हमारे पास 2, और उसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो भी गिवन है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जिसे हम लोग थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 15 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और लिखते हैं हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। टू फाइंड, हम ये न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। टू फाइंड compute the wavelength of spectral line for which the deviation in the second order is 15 degrees। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा के साथ, और इस लेमडा की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था स्टूडेंट्स, हमें पता है वी नो दैट जो हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए वो है d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा, इसके बराबर होता है। और स्टूडेंट्स हम लोगों को ये भी पता है कि जो d है हमारे पास, ये d इक्वल होता है 1/n के, और फिर ये वैल्यू हम यहाँ पे इस d की जगह पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इस फॉर्म में मिलेगा 1/N साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा। तो स्टूडेंट्स इस तरह का ये रिलेशन यहाँ पे हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसे अगर फर्दर हम लोग रीअरेंज करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हमें तो फाइंड आउट करना है लेमडा, तो इसका मतलब है लेमडा के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेमडा एक तरफ रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल N, तो पहले से वहाँ पे मौजूद है, और स्मॉल n जो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। साइन ऑफ एंगल थीटा, अब इस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास 15 डिग्रीज, वो लिख लेते हैं। और n जो है हमारे पास वो है 250,000, और साथ में स्टूडेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल n के साथ, और ये सेकंड ऑर्डर था इसलिए स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, स्मॉल n की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ गई क्योंकि सेकंड ऑर्डर था। अब स्टूडेंट्स अगर इसे हम सॉल्व करें लेमडा के लिए, तो साइन 15 को डिवाइड करेंगे 25,100,000 के साथ और फिर 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आंसर आएगा 5.176 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। स्टूडेंट्स अगर हमें इसे नैनोमीटर में लिखना है तो हमारे पास ये जो डेसिमल पॉइंट है हम इसे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं। अब जब डेसिमल पॉइंट इस जगह पे जाएगा तो हमारे पास जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, 517.6 इंटू 10⁻⁻7 पहले था, 2 पॉइंट्स वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, इसमें -2 ऐड होगा और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -9 मीटर। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं और लिखते हैं तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 518। जब ये 6 ड्रॉप होगा तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये 10⁻⁻9 है, इसे नैनो लिख लेंगे और ये साथ में मीटर, तो 518 नैनोमीटर ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे हमें सेकंड ऑर्डर जो डेविएशन है वो मिलती है 15 डिग्रीज के एंगल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 9.7।
A sodium light of wavelength 589 nanometer is incident normally on a grating having 3000 lines per centimeter. What is the highest order of spectrum obtained with this grating? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम वो बताना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें बता दी गई है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, और लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा के साथ हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है 589 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये वेवलेंथ आ गई। सेकेंड चीज़ जो हमें बताई है वो है नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग। नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के साथ, और ये हमें बता दी गई है ये हैं 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स अगर इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा लाइंस पर मीटर, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 300,000 लाइंस पर मीटर। और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है हाईएस्ट ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स एक दो चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें फाइंड आउट करना है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n के साथ। तो चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में भी हम लोगों ने यूज़ किया। वी नो दैट d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। और स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हम लोगों ने यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे n के लिए, सॉल्व करेंगे n के लिए, यानी इसे हम लोग रीअरेंज करते हैं जिसमें n एक तरफ लिखा रहेगा और बाकी सारी वैल्यूज़ हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बनता है d साइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को देखें तो n का जो हमें रिलेशन नज़र आ रहा है वो तीन चीज़ों के साथ नज़र आ रहा है, एक d के साथ, एक साइन ऑफ एंगल थीटा के साथ और एक लैम्डा के साथ। d और लैम्डा गिवन है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है d और लैम्डा दोनों कांस्टेंट हो गए। और अगर आपने n की वैल्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज करके मैक्सिमम पे लेके जाना है, तो वो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा है जो कर सकता है। और अगर n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो फिर इसका मतलब है हमें साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा के लिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर हाईएस्ट ऑर्डर
spectrum. For highest order of spectrum, sin theta should be maximum. sin theta की हमें maximum वैल्यू मिलनी चाहिए, और sin theta की जो maximum वैल्यू है स्टूडेंट्स हमें पता है वो होती है 1। और फिर यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 90 डिग्रीज के बराबर होता है। तो फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर हाईएस्ट ऑर्डर हम लोग थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, n इज़ इक्वल टू डी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, लेकिन हमें d तो गिवन नहीं है, हमें जो चीज़ गिवन है वो है n, कैपिटल N। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि कैपिटल N और D के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होता है कि D इज़ इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल N, ये इसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू हम लोग इसी में सब्सटीट्यूट करें तो हमारा एक्सप्रेशन तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल थीटा, और ये जो D लिखा हुआ है इसकी जगह पे जब हम 1 ओवर n सब्सटीट्यूट करेंगे तो कैपिटल N जो लिखा हुआ है ये हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में हमारे पास लेमडा ये लिखा रहेगा। तो फिर स्टूडेंट्स वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, साइन थीटा की जगह हम लोग लगाएंगे 90 डिग्रीज, और जो कैपिटल N यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि हमारे पास आती है 300,000, और साथ में स्टूडेंट्स लेमडा की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो कि गिवन है 589 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब कैलकुलेटर से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो n की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है वो आती है 5.66। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो हमेशा होल नंबर्स में होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब इस केस में देखें हमारे पास जो n की वैल्यू है ये 5.66 आई है। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के बाद वाला जो हिस्सा होता है हम उस हिस्से को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी 0.66 ये यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो सिर्फ 5 होगी, यानी हम कह सकते हैं कि n जो है वो हमारे पास 5th ऑर्डर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन आएगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर है स्पेक्ट्रम का वो 5th है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व की जा सकती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।